नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और इन सब के साथ साथ पीसीएस, आईएएस, ठीक है। और इनके साथ साथ जो है, अगर आप आरओ या एआरओ या और भी कोई वनडे टाइप का एग्जाम भी दे रहे हैं तो उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आज जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, भारतीय संविधान से मिलेंगे और उसके संवैधानिक विकास से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? संवैधानिक विकास से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें इस सेट में भी आज कुल आपके 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं, 15 प्रश्न हैं और उनकी एक विशेष व्याख्या के साथ शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? 1925 पहला विकल्प, दूसरा है 1926 और तीसरा है 1936 और अगला है 1929। आंसर क्या होगा इसमें? 1929। आप जानते हैं 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को निर्धारित किया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य हासिल करना है, यानी स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। और इसी अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1929। अगला क्वेश्चन, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने। आंसर होगा इसमें मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। यहां आपको याद रखने की जरूरत है कि मोहम्मद इकबाल एक कवि थे। मोहम्मद इकबाल एक कवि थे और मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो कवि और राजनीतिज्ञ मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने ही इस अधिवेशन में, इलाहाबाद के अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यहां आपको यह भी जरूरत है जानने की कि मोहम्मद इकबाल ने पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन पाकिस्तान की मांग इन्होंने नहीं की थी। पाकिस्तान शब्द का जो पहला प्रयोग था वो रहमत अली ने किया था। किसने किया था? रहमत अली ने किया था। और रहमत अली कौन था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र रहते हुए इसने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी और इसने अपने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का नाम था नाउ एंड नेवर, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1930, कम्युनल अवार्ड 1932, क्रिप्स मिशन 1942। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसमें नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड 32 में हुआ था, ये भी सही है। क्रिप्स मिशन 1942, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता ये जो 1930 में दिया है ये गलत है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है। क्या है ये? एक्चुअली
ये 1931 होगा, ये 1931 होगा। ठीक है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था। इस समझौते के बाद ही कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये 1931 था, 1930 नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, यह ऑप्शन गलत है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था हुआ है हमारे यहां ही नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या किया, यह भी नहीं होगा। वास्तव में जो 1935 का अधिनियम है, आप जानते हैं 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अधिकांश हिस्से वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। लेकिन इनमें से ये गलत है। ये आंसर के हिसाब से ये होगा, क्या होगा? भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। 1935 के अधिनियम में जो भारतीय संघ को बनाने की बात थी, जो ये भारतीय संघ को बनाने की बात थी, इस भारतीय संघ में एक तो सभी ब्रिटिश भारतीय प्रदेश, ठीक है, सभी जो ब्रिटिश भारतीय प्रदेश थे, यानी जहां पर ब्रिटिश का कब्जा था, ठीक है, उन भारतीय प्रदेशों को शामिल करने की बात थी। इसी तरह से इसमें जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, चीफ कमिश्नर प्रांत थे, इनको शामिल करके भारत संघ को बनाने की बात थी। और इनके अलावा जितनी भी देसी रियासतें थी, जितनी भी देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों को मिला करके, यानी इतनों को मिला करके क्या बनना था? भारत संघ बनना था। और ये 1935 के अधिनियम में ही प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, टैगोर, महात्मा गांधी। आंसर होगा इसमें महात्मा गांधी। एक्चुअली महात्मा गांधी इस तरह के किसी वाद के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी इस तरह के किसी भी वाद के पक्ष में नहीं थे और वे चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कोई वाद बने। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत आपको है कि वो एकदम इसके विपक्ष में थे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए दो वाकये मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल 1936 में गांधी जी ने कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए बात कही थी। किस प्रकार के प्रश्न थे? हुए गांधी जी के अनुयायी गांधी जी की विचारधारा को गांधीवाद कहकर के पुकारने लगे थे, या उसको प्रचारित करने लगे थे, या कह सकते हैं उसको अक्सर बोलने लगे थे। तो गांधी जी ने इसी का उत्तर देते हुए कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद इस प्रकार का कोई संप्रदाय, गांधीवाद संप्रदाय चल जाए, ऐसा कोई संप्रदाय छोड़ना भी नहीं चाहता हूं। ठीक है, वास्तव में इसमें वाद जैसा कुछ नहीं है। लेकिन गांधी जी इस बात पर 100% आप कह सकते हैं कि असहमत थे, ऐसा भी नहीं था। जब गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौता जो कि कराची में हुआ था, तो उस गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने एक बात कही थी, और यह बात अकेले नहीं बल्कि सार्वजनिक सभा में कही थी। कहा था उन्होंने कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अब इसमें आप निष्कर्ष निकाल लीजिए, यानी एक तरफ वो खुद भी कहते हैं गांधीवाद ऐसी कोई चीज है नहीं, तो दूसरी तरफ वो जो है गांधीवाद का कहीं ना कहीं समर्थन भी करते हैं। ठीक है, तो गांधी को मानने वाले जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी गांधीवाद है शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उनके द्वारा की गई इस प्रकार की एक्टिविटी को फिल्म वालों ने गांधीगिरी बना दिया।
तो अभी भी कहीं कहीं आप सुन लेते हैं भाई गांधीगिरी हो रही है, गांधीगिरी हो रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। 1940, 1939, 1938, 1937। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 1938। 1938। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। यह अलग बात है कि दूसरे बार निर्वाचन के बाद उन्होंने क्या किया था, अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन उसकी भी एक कहानी है, मैं आपको समझा रहा हूं। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, यह कहां हुआ था? 1938 में। ये कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन उसके बाद जो है 1939 में कांग्रेस पद के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने पुनः दावेदारी पेश किया, लेकिन इस दावेदारी के महात्मा गांधी जी खिलाफ थे। महात्मा गांधी जी ने अपने एक समर्थक या चहेते पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिया था। यानी गांधी जी ने सपोर्ट किसको किया? पट्टाभी सीतारमैया को, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी अपना खुद नामांकन किया। इस चुनाव में हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। पट्टाभी सीतारमैया की हार के बाद गांधी जी ने कहा था कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, और कुछ ना कुछ उसमें जो भी था बेटर, बाकी चीजें हम किसी टॉपिक में बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने बाद में इस निर्वाचन के बाद भी कांग्रेस की अध्यक्षता या अन्य क्रियाकलाप नहीं किया। उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और इसके इस्तीफा के साथ ही वे क्या हो गए? कांग्रेस से भी अलग हो गए। और 1939 में, 1939 की घटना थी, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए संगठन का निर्माण किया और उसी के बैनर तले वो अंत तक रहे भी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1938। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, बेबल योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। संविधान सभा का गठन जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, या कह सकते हैं प्रस्तावित किया गया था। सॉरी, संविधान सभा के गठन के लिए क्रिप्स मिशन में बात कही गई थी। क्या कहा गया था इसमें? क्रिप्स मिशन के तहत यह बताया गया था कि युद्ध के पश्चात भारत को एक तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इस प्रस्ताव के माध्यम से ही यह कहा गया था कि संविधान निर्मात्री निकाय यानी संविधान सभा का गठन होना चाहिए या संविधान सभा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? क्रिप्स मिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहां से जाओ? अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहां से जाओ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और ये 1943 का कराची अधिवेशन था। क्या था? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कराची हो जाएगा। लाहौर, कराची, लखनऊ और कराची 2 बार, एक 1933 का और कराची और एक 1943 का। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कराची 1943। ठीक है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग का एक कराची अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। ठीक है, और 1943 के इस अधिवेशन में ही, जो कि कहां पे हुआ था? कराची में हुआ था। किसी अधिवेशन में ही यह नारा दिया गया था कि विभाजन करो और यहां से जाओ, विभाजन करो और यहां से जाओ। यहां से जाओ किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, कि विभाजन करिए और यहां से जाइए, यानी पाकिस्तान बनाइए। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? रहमत अली ने किया था। रहमत अली ने किया था। रहमत अली कौन था?
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। इसने एक आर्टिकल लिखा था नाउ एंड नेवर, नाउ एंड नेबर, और इसी के बाद से यह पाकिस्तान शब्द उत्पन्न हुआ था, पाकिस्तान शब्द उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो लेकिन पृथक मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी? पृथक मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की थी। कहां पर की थी? इलाहाबाद के अधिवेशन में की थी। लेकिन पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? रहमत अली के द्वारा लाया गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट 10 शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? निम्न में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट 10 शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए, प्रांतों में निहित होनी चाहिए? वास्तव में यह बात कही थी कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने, क्रिप्स मिशन की बात नहीं थी इसमें, कैबिनेट मिशन में यह बात कही गई थी। ठीक है, 16 मई 1946 को, किसमें? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट में जो कहा गया था वो ये कि संघ सूची के अतिरिक्त जितने भी विषय होंगे, संघ सूची के अतिरिक्त जितने भी विषय होंगे उन्हें अवशिष्ट विषय के तौर पर मान लिया जाए, और अवशिष्ट विषयों पर जितना भी जो भी अधिकार होगा वह राज्यों का होगा, संघ का उसमें कोई अधिकार नहीं होगा। इसका बाद में विरोध भी हुआ था और दूसरा निर्णय इसमें लिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। और क्या कह रहा है? यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था। अगला क्या है? यह बहुदलीय निकाय था, यह बहुदलीय निकाय था। अगला है, इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया, इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया। इसमें पहला सही है, इसमें तीसरा भी सही है, इसमें चौथा भी सही है। लेकिन यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल नहीं था। आप जानते हैं प्रांतीय विधायिकाएं थी उस समय, और प्रांतीय विधायिकाओं ने संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया था। अब चूंकि प्रांतीय विधायिकाओं का निर्वाचन भारतीयों ने किया था तो जाहिर सी बात है कि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन में था। ठीक है, तो ऐसे में यह विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें डी ऐसा सही होगा, यानी फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? पहला विकल्प है 22 जनवरी 1947, अगला है 22 जनवरी 1947, अगला फर्स्ट है 26 जनवरी 1947, सेकंड है 22 जनवरी 1947। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 एंड 15 अगस्त 1947। ठीक है, आंसर होगा इसमें 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। क्या हुआ था इसमें? आप जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसने काम किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने काम किया। 11 दिसंबर 1946 से स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काम करना शुरू किया, और 13 दिसंबर 1946, यहां याद रखिएगा आप लोग, 13 दिसंबर 1946 ये वो डेट थी जब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा, बहस, ये सब होता रहा। लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। सॉरी, इसमें आंसर गलत हो जाएगा, एक बार ठीक करना होगा इसको। इसमें आंसर होगा 22 जनवरी 1947, इसमें आंसर ये होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा। इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसकी प्रशंसा करते हुए एक अंग्रेज विद्वान आप जानते होंगे, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर साहब ने एक किताब भी लिखी हुई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनकी इस किताब से ही उद्देश्य प्रस्ताव को लिया गया था, यद्यपि ऐसा था नहीं। अर्नेस्ट बार्कर साहब ने कहा कि यह ऐसा, जब मैं अपनी किताब को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में जितना कहा गया है उसका एक सेंट्रल आइडिया क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है। और इन्होंने ये माना कि मेरी किताब का ही एक संक्षिप्त रूप भी ये, इसको आप कह सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं गर्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि जिन प्रस्तावों को, जिन उद्देश्यों को या जिन विचारों को अब तक पश्चिमी विचार माना जाता था, यानी पश्चिमी देशों का विचार माना जाता था, अब मैं ऐसा स्वीकार करता हूं कि अब यह पश्चिम तक ही सीमित नहीं है, यह पश्चिम तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उन राजनीतिक सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं जो इस प्रायद्वीप के लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, यानी उनका विस्तार हो रहा है, ऐसा अर्नेस्ट बार्कर साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान को, यहां दो शब्द का ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया, और दूसरा होता है भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया। ठीक है, भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को, यहां याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा विकल्प हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को यह क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करने का मतलब यहां पर क्या था, और इनके साथ साथ में 26 नवंबर 1949 को यह इसलिए अंगीकृत कर लिया गया क्योंकि कुछ ऐसी आवश्यक परंपराएं थी या व्यवस्था थी जिनको तुरंत ही लागू करना हमारे लिए जरूरी था। जैसे कि एक तो अंतरिम संसद, ठीक है, अंतरिम सरकार, ठीक, और दूसरा निर्वाचन, क्योंकि निर्वाचन होना जरूरी था, और जो इसके बाद सरकार बनेगी, जो इसके बाद सरकार चलेगी वो तब तक चलेगी जब तक निर्वाचन संविधान के हिसाब से न हो जाए। और दूसरा, चूंकि उस समय बहुत बड़ा मामला चल रहा था विभाजन का, और उसमें नागरिक बहुत परेशान थे, तो कौन इधर से आ रहा है कौन इधर से जा रहा है, इससे संबंधित प्रावधानों को भी तुरंत लागू करना बहुत जरूरी था। इसीलिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान भी इसमें तुरंत ही स्वीकार किए गए थे। कब, 26 नवंबर 1949 को। यहां दो बातें आप जानिएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया और इसे लागू किया गया। तो कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इसको लागू किया गया। लेकिन अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, इसको अंगीकृत किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बी एन राव। भारतीय संविधान के संदर्भ में दो बातें आपको यहां पर समझना होगा, और दोनों पर ही क्वेश्चन यहां पर बनता है। देखिए, एक थी संविधान की वैधानिक सलाह, एक होता है वैधानिक सलाहकार, एक होता है वैधानिक सलाहकार, और दूसरा होता है कि कोई आपको
अलग प्रकार की सलाह दे, यानी किसी भी प्रकार की सलाह की जरूरत हो, ठीक है, तो संविधान पर काम करने के लिए दो यहां पर बातें आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक थे संविधान के वैधानिक सलाहकार और एक थी सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद किसी भी मामले पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी, जबकि जो वैधानिक सलाहकार थे वो विधिक मामलों पर परामर्श देने के लिए बनाई गई थी। यहां तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वैधानिक सलाहकार के बारे में। तो यहां पर जो है बी.एन. राव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वैधानिक सलाहकार कौन साहब थे? बी.एन. राव साहब थे। बी.एन. राव साहब थे। और यहां ये भी जानेगा इनके बारे में बी.एन. राव साहब ने कि बी.एन. राव साहब ने ही संविधान के निर्माण का जो प्रारूप था सबसे पहले बी.एन. राव साहब ने ही लिखा था। और संविधान के निर्माण का जो प्रारूप था उसको उन्होंने जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और स्पेशली चूंकि ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो बाद में प्रारूप समिति ने उस पर विचार किया और विचार विमर्श के पश्चात जो है इन्होंने प्रारूप तैयार किया था, लगभग उसी प्रारूप को अंतिम रूप दे करके संविधान किस प्रारूप में होगा उसको जो है संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया था, ठीक है। तो बी.एन. राव बहुत विद्वान व्यक्ति थे और संविधान निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो उससे क्या पूछ रहा है? संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? बी.एन. राव साहब थे। लेकिन अभी निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? आ गया क्वेश्चन आपका, क्या था? संविधान सभा की सलाहकार समिति। वहां क्या था? इससे पहले क्वेश्चन वैधानिक परामर्शदाता या वैधानिक सलाहकार, ये यहां पर क्या गया? सलाहकार समिति। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद आंसर हो जाएगा इसमें वल्लभ भाई पटेल। संविधान में जो सलाहकार परिषद या सलाहकार समिति बनाई गई थी उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे। पटेल साहब थे, ठीक है ना। सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? पटेल साहब थे। और पटेल साहब का इसमें सलाहकार परिषद के तौर पर बड़ा योगदान भी था। और याद रखिएगा सलाहकार परिषद बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए, और एक अकेली सलाहकार परिषद सब मामलों में काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सलाह देना उसका काम था। इसीलिए इस समिति की एक बड़ी समिति थी। इस समिति की दो उप समितियां भी बनाई गई थी। दो उप समितियां बनाई गई थी। उसमें एक उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। जो मूल अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी साहब थे। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी साहब थे। एच.सी. मुखर्जी साहब थे। और बी.एन. राव साहब के बारे में आपको पहले बता ही दिया मैंने। बी.एन. राव साहब क्या थे? संविधान के विधिक सलाहकार थे, ठीक है। विधिक सलाहकार थे यानी लीगल एडवाइजर थे, ठीक है। तो ये थे आपके कुल 15 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम आपको ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी और लगभग डेली आपको 15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।